Hello everyone, students. Our next topic is principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum का मतलब क्या है बच्चों कि for a isolated system the vector sum of linear momentum of all bodies of a system is conserved. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आइसोलेटेड इवेंट की बात करें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी भी बॉडी होंगी, उनके सभी का लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। वो उनके म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चीजें हम कैसे पढ़ेंगे अब देखिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, मैंने मान लिया कि बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी बॉडी हैं जिनका मास कंसीडर कर लिया मैंने m1 m2 m3 एंड सो ऑन क्या है, mn है। ठीक है, इस प्रकार से, और वो अपनी अलग अलग वेलोसिटी से इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, v1 v2 एंड v3 एंड सो ऑन vn। ठीक है, तो यानी कि ये इनका मासेस है और ये इनकी क्या है, वेलोसिटी है। ओके, तो अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो पहले का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1, सेकंड का m2 v2, थर्ड का m3 v3 और n का mn vn। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, किसी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p किसके बराबर होगा बताओ, यानी कि m1 v1 प्लस में m2 v2। ठीक है, एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, mn और वी एन। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ओके, यहां तक ही क्या जाए, टोटल लीनियर मोमेंटम। ओके, अगर हम बात करें इफ एम बी द सेंटर ऑफ मास, और अगर कोई सिस्टम है उसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ये क्या थे, बहुत सारी बॉडियां थी इस प्रकार से किसी आइसोलेटेड सिस्टम में। और अगर हम क्या कंसिडर कर लें, हम कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर कर लें जो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं जिसको हम, यानी कि पूरे बॉडी का जो मास है वो एक ही पॉइंट पे आ जाए, एक ही पॉइंट से कंसिडर कर लें, उसको हम सेंटर मास पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, सेंटर मास वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर मास वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि उस केस में अगर एक ही पॉइंट पूरी बॉडी के मास को मेंटेन कर रहा है और एक ही पॉइंट पूरी बॉडी की वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v c m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मास सेंटर ऑफ मास पॉइंट का और क्या हो जाएगा, मास सेंटर ऑफ मास पॉइंट का, साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास पॉइंट की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, dp बाई dt, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, d बाई dt, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, अगर हम आगे बात करें तो यानी कि dp बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया मैंने, m कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dvcm बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाए, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। और जैसा कि हमें पता है ये किसके इक्वल होता है बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ के। ठीक है ना, यानी कि फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि फोर्स के इक्वल होती है ये वाली चीज। ओके, होती है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि dp बाई dt किसके इक्वल आ गया, f के इक्वल आ गया। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अलग सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है उस पे, लेट अस कंसीडर कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या मान लिया, जीरो। और एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जीरो मान लेता हूं बच्चों, तो क्या आएगा कि ये f वैल्यू किसकी आई थी हमारी, dp बाई dt की, तो यानी कि dp बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो गया जीरो के, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने जीरो मान लिया तो ये जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर dp बाई dt जीरो, इसका मतलब क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, जीरो। जब कोई चीज किसी चीज का चेंज जीरो के बराबर है तो जरूरी नहीं वो ऑब्जेक्ट भी जीरो, इसका मतलब क्या है कि p क्या है, कांस्टेंट है, p क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो यानी कि क्या है, देखो कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर जीरो के इक्वल है फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने जीरो कंसीडर किया, अगर यहां से ये जीरो है तो f किसके इक्वल आया था, dp बाई dt के, तो dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सारे मोमेंटम किसके इक्वल आए थे, यानी कि m1 v1 प्लस में m2 v2। ठीक है, एंड सो ऑन क्या आ जाएगा, mn vn। ठीक है, mn vn, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी,
कांस्टेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कांस्टेंट, क्योंकि p क्या है हमारा? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किसी आइसोलेटेड इवेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, किसकी बात करें? एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों रिकॉलिंग ऑफ गन। क्या है? रिकॉलिंग ऑफ गन। ठीक है, जो हमारी गन होती है ना बच्चों, जैसे ही हम उसको फायर करते हैं तो क्या होता है कि बुलेट तो आगे चला जाता है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है? झटका लगाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ गन। ठीक है, कि गन का दोबारा रिकॉल होना। ओके, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ गन। ठीक है, तो बुलेट जैसे हम फायर करते हैं गन से, तो बुलेट तो हमारा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, गन किस डायरेक्शन में जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो इस को बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ गन। तो यानी कि जब हमने फायरिंग नहीं किया था तो टोटल मोमेंटम बुलेट का कितना था? 0। टोटल मोमेंटम गन का कितना था? 0। तो यानी कि इनिशियल स्टेज पे टोटल मोमेंटम कितना है? 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे प्रूव हो कि इनिशियल स्टेज का जो लीनियर मोमेंटम है वही लीनियर मोमेंटम किसका हो? फाइनल स्टेज का हो। तो इनिशियल स्टेज का लीनियर मोमेंटम 0, तो फाइनल स्टेज का भी क्या होना चाहिए? 0। तो फाइनल स्टेज का वेलोसिटी कितना होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ बुलेट यानी कि mb इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि vb, ठीक है, प्लस में मास ऑफ गन यानी कि vg और वेलोसिटी ऑफ गन यानी कि vg। इस प्रकार से तो इनिशियल स्टेज का अगर टोटल मोमेंटम 0 था तो फाइनल स्टेज का मोमेंटम टोटल मैं क्या कर दूं? 0 कर दूं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस प्रकार से कर दे mg vg इज इक्वल टू क्या हो जाए? नेगेटिव साइन ऑफ mb vb। ठीक है, और मैं vg अगर मेरे को निकालना हो तो नेगेटिव साइन ऑफ mb vb डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा mg। ठीक है, तो यानी कि हम रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल सकते हैं? गन निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं? रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, फ्लाइट ऑफ रॉकेट, जेट प्लेन, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों? फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन, रॉकेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। इसी बेस पे हम प्रोपल्शन ऑफ ए रॉकेट करेंगे, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। ठीक है, उसके बाद जंप आउट फ्रॉम ए बोट, किसी बोट से हम अगर जंप आउट करते हैं बच्चों तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो इनिशियल स्टेज पे होता है वही किस पे होता है? फाइनल स्टेज पे भी होता है। उसके बाद अगर बात करें एक्सप्लोजन ऑफ बम, ठीक है, किसकी बात करें? एक्सप्लोजन ऑफ बम। ठीक है, कि अगर बम का जो एक्सप्लोजन है वो भी क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल है। ठीक है, कैसे? कि जब बम एक्सप्लोज नहीं हुआ तो टोटल मोमेंटम किसके बराबर? 0 के, और जब बम एक्सप्लोज हो जाएगा, जब बम एक्सप्लोज हो जाएगा तो ऑल डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों? कि रेडिएशंस इस प्रकार से जाएंगी। ठीक है, ओके, सभी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये लीनियर मोमेंटम किसको कैंसिल कर देगा? ये किसको कैंसिल कर देगा? इसको। ये कैंसिल किसको कर देगा? इसको। यानी कि हर अपोजिट डायरेक्शन वाला अपने को क्या कर देगा? लीनियर मोमेंटम को कैंसिल कर देगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था और इसके एग्जाम्पल थे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेकंड लॉ इज रियल लॉ। जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ को भी कंटेन करता है खुद के अंदर और थर्ड लॉ को भी करता है। तो जैसे हमारी जो सीरीज चली हुई है बच्चों, MCQ टेस्ट सीरीज, वो सैटरडे को कल फिर एक टेस्ट है उसी से रिलेटेड। तो आप उसके लिए जो भी टॉपिक आपके करवाए गए हैं उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूनिट नंबर 3 में अब तक जो भी पोर्शन हमने किया है वो आपके सिलेबस में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।